अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास सिद्दीकी है और आज इंट्रोडक्शन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोर्स में जो टॉपिक हम देखेंगे वो है फंक्शन। आज के इस कोर्स में इस लेक्चर के कंटेंट जो है वो है फंक्शन। उसके अलावा हम चेक करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स के बारे में। बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन असल में है क्या? फंक्शन एक तरह का मॉड्यूल होता है, एक इस तरह का मॉड्यूल जो पहले से बना के रखा हुआ हो, या कहें कि एक इस तरह का मॉड्यूल जो कि कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो हर उस प्रोग्राम को, जहाँ पे उसको कॉल किया जाए, जहाँ पर उसको बुलाया जाए। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरी का फंक्शन होता है। इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम पहले से बना कर रखे हुए होते हैं, प्री रिटर्न रखे होते हैं, पहले से बना के रखे होते हैं, पहले से लिखे हुए रखे होते हैं। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। डेली लाइफ से मुराद हमारी इस प्रोग्रामिंग लाइफ की है। हम अपनी इस प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर या अपनी डिफरेंट तरह की सिनेरियोज के अंदर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैथ्स के कोई फंक्शन हो गया, हमने अगर लेट से कोई दूसरा फार्मूला यूज करना है, हमने कोई दूसरी चीज का काम करना है, उसके अंदर भी कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कहीं पे कोई लॉजिक का फंक्शन आ गया, तो इनके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग पहले से बनी हुई होती है। ये सारे फंक्शन, ये सारी चीजें पहले से लाइब्रेरी में ऐड होते हैं, हमें सिर्फ उनको कॉल करना होता है और उनको वैल्यू देनी होती है। पहले से बना के रखने का फायदा क्या होता है, हमें वो बार बार प्रोग्राम या बार बार वो फंक्शन को बनाने की, लिखने की जरूरत नहीं बनती। हमें लाइन ऑफ कोड्स कम हो जाते हैं, हमारा टाइम बच रहा होता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट तरह के रैंडम नंबर्स जनरेट करती हैं। ये भी एक टाइप ऑफ हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का मॉड्यूल होता है। अ, इसको भी हम एक रेगुलर मॉड्यूल ही कह सकते हैं, लेकिन कुछ वेज में। जैसे कि फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए। व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन, यू कॉल इट। जब भी आपको ज़रूरत होती है फंक्शन की परफॉर्म करने की, या किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसको कॉल कर लेते हैं उसके नाम से, या उसकी किसी सिंबल से, किसी भी ऑपरेंड से, उसके किसी भी चीज़ के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। लेट्स से जैसे स्टार्टिंग में प्रोग्राम के अंदर हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, एक जगह पे लिखा होता आई एन टी ए, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। इस इंटीजर को, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इंटीजर वही रियल नंबर्स को, या उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है? तो उसके पीछे भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे। इसी तरह से जैसे हम सी इन या सी आउट कर रहे होते हैं, सी इन या सी आउट का कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखता कि सी इन और सी आउट का मतलब क्या है, किस तरह से इनपुट और आउटपुट ले रहा होगा। ये फंक्शंस हैं जो पहले से प्री रिटन है, हमें सिर्फ इनको कॉल करके वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है। फिर बात करते हैं हम अपने लाइब्रेरी फंक्शंस की। अ, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से रिटन मौजूद होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ही डाउनलोड करते हैं या जैसे ही हम उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ हमारे पास लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आती है। ये फंक्शन जो जो प्रोग्राम के साथ, या कहो कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स के साथ आते हैं, इनको हम बोल रहे होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। और ये बिल्ट इन होते हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हमें उसको कभी भी किसी भी टाइम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं हमारे प्रोग्रामर की जॉब को इजी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहे हों, या इस तरह से कहें कि एक ही प्रोग्राम में 10 जगह पे यूज हो रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में वही एक ही काम बार बार यूज हो रहा है, तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये जो प्रोग्राम है, ये उन्हीं लैंग्वेज के अंदर पहले से लिखे हुए हैं। जैसे अगर सी की लाइब्रेरी की बात करें, तो सी के जो प्रोग्राम होंगे जैसे सी इन सी आउट वगैरह, ये इन्हीं लैंग्वेज के अंदर
जो हम लैंग्वेज उसके अंदर यूज करते हैं सी की, उसी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से लिख कर उसकी लाइब्रेरी में प्लेस होंगे। ये हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर ऑटोमेटिक आकर आ जाते हैं जब हम अपने कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमने एक टर्म सुनी होती है ब्लैक बॉक्स के बारे में। ये भी सेम उसी तरह का एक मैकेनिज्म है जो इनपुट करता है, परफॉर्म करता है अपने सम फंक्शंस को, आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन कभी भी आपको इसका इनपुट प्रोसेस नजर नहीं आएगा। तो बात करते हैं हम अपने यूजिंग रैंडम फंक्शंस की। रैंडम फंक्शंस, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेट कर रही होती हैं। ये रैंडम नंबर्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होती है? ये रैंडम नंबर हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स में, डिफरेंट तरह के हमारे सॉफ्टवेयर क्रिएशन में, डिफरेंट तरह के हमारे गेम्स वगैरह के अंदर यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जांपल गिवन है। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास गेम की है। गेम की एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास दी हुई है वो है रोल और डाइस की। कोई लूडो का गेम बनाया हुआ है, कोई दूसरा इस तरह का गेम बनाया हुआ है डाइस का। तो जब भी आप डाइस को रोल करते हैं तो वहां पे एक रैंडम नंबर आना चाहिए, हर दफा ही 4 या हर दफा ही 3, हर दफा ही 2 नहीं। उन लिमिटेड नंबर्स के दरमियान में से रैंडम नंबर हर दफा उठकर आ रहा हो। या जैसे कार्ड गेम होता है, जब भी का डेक को शफल किया जाए तो हर दफा रैंडम नंबर आ रहा हो। ऐसी सूरत में हम इस रैंडम नंबर को यूज करते हैं। रैंडम नंबर हमारे पास सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर भी यूज हो सकता है। सिमुलेशन प्रोग्राम जैसे कि कंप्यूटर को बताया जाए या कंप्यूटर डिसाइड करे कि कैसे कोई बंदा, कोई जानवर, कोई इंसेक्ट, कोई भी लिविंग थिंग बिहेव कर रहा होगा किसी भी गेम के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिहाज से या किसी भी दूसरे सिमुलेशन प्रोग्राम के लिहाज से। लेट्स से कि आपने कोई कार रेसिंग का काम कर रहे हैं, तो कार चल रही है, अब रैंडमली कोई बंदा सामने आ रहा है, किसी की स्पीड तेज हो रही है, किसी की स्पीड हल्की हो रही है। इस तरह के रैंडमली उसके अंदर फंक्शंस बिहेव हो रहे हैं। हम अपने फार्मूला वगैरह को रैंडम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। कि कोई भी टेस्ट है, अब वो रैंडमली कोई भी नंबर 5 से 10 के दरमियान कितनी दफा भी वो टेस्ट करे और फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने ऐड करके या एवरेज उसका निकाल के हमें प्रोवाइड कर दे। तो इस तरह से हमारे पास रैंडम नंबर्स इन दो चीज़ों में यूज हो सकती हैं। रैंडम नंबर हमारे पास यूज हो सकता है किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम में। ऐसा प्रोग्राम जो किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए रैंडमली नंबर को सिलेक्ट कर रहा हो। हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 बैग्स रखे हुए हैं और हमने उन बैग्स को चेक करना है। या लेट्स से 50 बैग्स के का तो कम क्वांटिटी है, हम ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। अगर लेट्स से 500 या 5000 बैग्स रखे हुए हैं, अब हम इन 500 या 5000 बैग्स को किसी भी लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं चेक कर सकते। तो हमने क्या करा, रैंडमली नंबर उठाए और उनको चेक कर लिया, जैसे अक्सर जगह पे कस्टम्स वगैरह के अंदर मोस्टली हो रहा होता है। रैंडम नंबर जो है हमारे पास कंप्यूटर की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे पास सिक्योरिटी का, उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, ताकि हम कोई भी सेंसिटिव डेटा इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर सकें। फिर हमारे पास टॉपिक आता है कि हम अपना फंक्शन किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो अपना फंक्शन लिखना अलाउ करती हैं। अपने फंक्शन से मुराद ये है कि लेट्स से कि मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, मुझे पता है कि भाई ये एक वर्ड लेट्स से कि रेड कलर 50 दफा यूज होगा। अब मैं बार बार रेड कलर करूँ तो रेड कलर का कोड लिखूँ, रेड कलर का पूरा कोड लिखूँ। लेट से वो कोड 5 लाइन होगा, वो 5 लाइनें बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं उसका एक फंक्शन बना दूं और सिर्फ उस एक फंक्शन को कॉल करूं। तो वो उस एक फंक्शन की लाइन पे वो पूरे 5 के 5 कोड बैक एंड पे ऑटोमेटिक आ रहे होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं जनरलाइज वे। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन, इसके बाद हम डालते हैं डेटा टाइप, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, क्या होगा। उसके बाद हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। फंक्शन का नाम डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, कलर, पेंसिल। ये वो नाम है जब जो कॉल के वक्त यूज होता है।
अब लेट से पेंसिल मैंने यहाँ पे लिखा है, फंक्शन नेम की जगह मैंने पेंसिल लिख दिया। तो अब जब जब मैं पेंसिल लिख के या पेंसिल के साथ जो भी उसका कीवर्ड होता है कि उस फंक्शन को कॉल करने का जो कीवर्ड है वो गेट है, तो जब भी गेट पेंसिल लिखूंगा या इस तरह के जो भी कॉल का हमारे पास ऑपरेटर है या कॉल का जो भी हमारे पास ऑप कोड है, वो जब हम यूज करते हुए हम पेंसिल लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इस पेंसिल के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो बैक एंड पे वहां पर कॉपी हो जाएंगी। फिर उसके नीचे हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जितनी भी हैं। उसके बाद हमारे पास दो लाइनर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आती है रिटर्न वैल्यू और दूसरा है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन आप बना रहे थे वो यहाँ पर आकर खत्म हो गया। रिटर्न वैल्यू, जैसे लास्ट प्रोग्राम के अंदर हम रिटर्न जीरो कर रहे थे, रिटर्न जीरो का मतलब था कुछ नहीं। यहाँ पे जब हम रिटर्न वैल्यू लिखते हैं, जब कहीं भी रिटर्न वैल्यू लिखा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम या ये फंक्शन कॉल होती हुई जगह को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। अ फंक्शन must have a return statement. This causes a value to be sent back to the part of the program that called the function. हर फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होना लाजमी है। ये क्या करता है, ये वैल्यू को भेजता है उस प्रोग्राम के उस जगह पे जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया है। फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर हाउ टू यूज फंक्शन, फंक्शन को कैसे यूज किया जाएगा या फंक्शन को कैसे बुलाया जाएगा। बाज़ों का ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मॉड्यूल्स और फंक्शन दोनों को बनाने अलाउ करती हैं। फंक्शन बहुत सारे बेनिफिट्स देता है एज मॉड्यूल। ये जो है सिंपली कोड होते हैं, रिड्यूस करते थे हमारी डुप्लीकेशन को, हमें बार बार वही एक चीज़ डुप्लीकेट नहीं करनी पड़ती, कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ती। हमारी टेस्ट कोड की एबिलिटी को बढ़ा देता है, टेस्ट कि हम उसको बार बार इजीली उसको टेस्ट कर सकते हैं अपने कोड को। टाइम कम लेता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, हमारे पास ईज हो जाता है फ्रेमवर्क के लिहाज से। अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। एक सिंपल सा हमने फंक्शन बनाया जो कि है गेट रेगुलर प्राइस का। क्या है? गेट रेगुलर प्राइस का लोकल वेरिएबल टू होल्ड द प्राइस। कोई भी ये जो डबल स्लैश डालते हैं इसका मतलब होता है कमेंट्स, ये बता रहा होता है कि हमारा फंक्शन या हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है। फिर डिक्लेयर रियल प्राइस, गेट द रेगुलर प्राइस, डिस्प्ले, एंटर द आइटम्स रेगुलर प्राइस, इनपुट प्राइस। ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, प्राइस जो भी आ रही है उसको यहाँ इनपुट प्राइस के अंदर जाकर सेव कर देंगे। रिटर्न करना है किसको? प्राइस को। और एंड फंक्शन देन एल्सवेयर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम के कहीं भी बीच में जब हमें इसको कॉल करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं हम लिखते हैं सेट रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस को हमने सेट करना इक्वल्स टू गेट रेगुलर प्राइस। गेट रेगुलर प्राइस जो हमारा नाम था हमने उसको ले लिया और यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू देनी थी उसको प्रोवाइड कर दी। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक, इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड हमारे पास जो चीज आती है वो आती है आईपीओ चार्ट। आईपीओ चार्ट एक सिंपली चार्ट फॉर्मेट होता है जो हमें बताता है किसी भी फंक्शन के इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को एट अ टाइम। एट कोई भी स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उस टाइम पे फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर इनपुट क्या आ रहा है, उसके अंदर प्रोसेस क्या आ रहा है, उसके अंदर आउटपुट क्या है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इस चार्ट के लिहाज से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमारे पास एक चार्ट है, जैसे इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट। रेगुलर प्राइस का फंक्शन इनपुट कुछ नहीं ले रहा, प्रोसेसिंग में ये काम कर रहा है, आउटपुट के अंदर ये रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम डिस्काउंट फंक्शन के लिहाज से बात करें तो हमें इनपुट देना पड़ेगा किसी भी चीज की प्राइस। प्रोसेस क्या होगा, उस प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट से, जो भी डिस्काउंट का हमारे पास फंक्शन है, और फिर हमारे पास आउटपुट में एक रियल डिस्काउंटेड वैल्यू प्रोवाइड हो रही होगी। फिर उसी की तरह हमारे पास एक रिटर्न स्ट्रिंग के लिहाज से है कि अगर हमें लेट से कोई वैल्यू नहीं देनी, हमें कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है तो क्या होगा, आपने वहां से यूजर का नेम लिया और फिर उसी को इनपुट नेम करके
रिटर्न द नेम करके एंड फंक्शन कर दिया। अब जब जब भी हम कहेंगे गेट नेम, तो यहाँ पे जो वो पूछेगा नेम क्या है, और फिर वो नेम आपके पास आउटपुट में शो हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली हमारे पास फंक्शन है वो है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर भी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक आपके पास आता है SQRT और एक आता है पॉ, POW। SQRT मतलब स्क्वायर रूट और पॉ मतलब पावर। SQRT फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो SQRT फंक्शन के अंदर हमें सिर्फ क्या करना होता है, जिसका भी हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है उसको ब्रैकेट में लिख के उससे पहले क्या लिख देते हैं, SQRT। जैसे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने हाइपोथेसिस निकालना था, हमने ए वैल्यू ली, ए बी वैल्यू ली और सी हाइपोथेसिस था। तो हमने सबसे पहले कहा कि लेंथ ऑफ ए ले ली हमने, लेंथ ऑफ बी ले ली। अब कैलकुलेट करना है हाइपोथेसिस, तो अब स्क्वायर रूट नहीं लगाया जाएगा या पावर 1/2 नहीं लिखी जाएगी, पावर की जगह आप SQRT भी लिख सकते हैं। सेट सी का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको सी के अंदर प्रोवाइड कर दो। ए पावर 2 प्लस बी पावर 2, या कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी के इक्वल है, और फिर हमने डिस्प्ले कर दिया आउटपुट। जब आपका आउटपुट आ रहा होगा तो आपको इस तरह से चीज लिखी हुई नजर आ रही होगी, एंटर द लेंथ ऑफ साइड ए। ये वाला एंटर द लेंथ ऑफ साइड ए, ऊपर की ये 4 लाइनें नजर नहीं आ रही, 5वीं लाइन नजर आएगी हमें। जैसे ही 5 लिख के आपने एंटर करा, कहाँ चला जाएगा, ए में ऑटोमेटिक। फिर वो आपके पास बी के लिए पूछेगा, एंटर द लेंथ ऑफ बी। जैसे आपने 12 लिखी, 12 या 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर 5 और 12 वैल्यू लिखी है। फिर उसके बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक आपके पास आंसर जनरेट हो रहा होगा। इसने यहाँ सी कैलकुलेट करा, लेकिन सी को अभी आपको डिस्प्ले नहीं करा है, डिस्प्ले यहाँ जाके कर रहा है, द लेंथ ऑफ हाइपोथेसिस इज, और फिर इसके बाद जो स्क्वायर रूट में सी। अब देखो सी कॉमा से बाहर है, इसका मतलब सी कोई वेरिएबल है। अगर सी कॉमा के अंदर होता तो ऑटोमेटिक सी लिखा हुआ आ रहा होता, यहाँ हाइपोथेसिस इज के बाद सी। ये जाएगा सी की वैल्यू पर, आप जाके सी की वैल्यू देखी, यहाँ पे सी की वैल्यू आ रही थी, तो जो भी सी की वैल्यू बन रही थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आकर सेव हो जाएगी या आउटपुट के अंदर शो हो रही होगी। फिर आता है हमारे पास पॉ। पॉ का फंक्शन अभी जैसे मैंने आपको बताया सिंपल पावर का होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ऑपरेटर ऑफ पावर, जो ये आपके पास एक कैप है, ये नहीं दे रहे होते हैं। ये इसका फंक्शन नहीं होता, यहाँ उसको काउंट नहीं कर रहे होते। एट दैट टाइम हम POW का यूज करते हैं। POW के अंदर हम किस तरह से लिखते हैं, POW 4,2। अब 4 और 2 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है। ये जो दो नंबर है, एक इसके अंदर से पावर है और दूसरा इसके अंदर से बेस है। ये पढ़ा जाता है पावर ऑफ 4 टू, ये बोला जाता है वैल्यू ऑफ 4 रेज टू द पावर ऑफ 2, मतलब 4 की पावर निकालनी है 2 टाइम, 4 स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे ABS, अबेस, कॉस, राउंड। अबेस हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। कॉस सिंपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। राउंड हमारी वैल्यू को राउंड कर देता है, 3.2 है तो 3 कर देगा, 3.5 है तो 4 कर देगा। 0.5 या उससे ऊपर की सारी वैल्यू को आगे ले जाता है, और 0.5 से हर वैल्यू वैल्यू के अंदर उस वैल्यू को जीरो कर देगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को जीरो कर देगा। साइन और टेंजेंट, फिर वही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है जब हम अपनी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे रियल से इंटीजर के अंदर। तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है टू रियल, या अगर हमें जैसे इंटीजर में करना है तो हम लिखते हैं टू इंटीजर। ये रहा हमारे पास फंक्शन टू इंटीजर या टू रियल। टू रियल का मतलब ये है कि रियल में कन्वर्ट कर दो, टू इंटीजर से मुराद ये है कि इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने देखा है पियर्सन हाइट से ये हमारे पास लिंक है, आपके पास ये लिंक आपकी जो PPT है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आज के लिए यही तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।